तेल जला तो जेब जली, पानी हुआ सवाल, जंग नहीं बस आग है जिसमें झुलसा काल। ये दोहा आज की परिस्थितियों को, जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया की, उसको परिभाषित करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और जिस पल का दुनिया को इंतजार था बहुत दिनों से, जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध एक ऐसे निर्णायक मौके पर पहुंच गया है जहां से लग रहा है दुनिया को कि शांति आएगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि ये सिर्फ एक देश को नहीं जला रहा था, ये दुनिया के हर व्यक्ति की जेब को जला रहा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में ईंधन संकट सबको मालूम है, और ये ईंधन संकट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एकजुट करता है और अमेरिका को कहने के लिए मजबूर करता है कि अब रहने दो, अब रहने दो, नहीं हमारी जेब पूरी तरीके से जल जाएगी और जो हमारे बदन पर कपड़ा है वो भी उतर जाएगा, तो कृपया इसे बचा लो। और इसी को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर विराम की तरफ बढ़ रहा है, और इस विराम में कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और ये भी हम आपको समझाएंगे कि क्या अमेरिका ये युद्ध जीता या ये उसकी मजबूरी थी कि उसे युद्ध रोकना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये जो युद्ध था ये खर्चे का युद्ध था। ये खर्चा सिर्फ हथियारों वाला खर्चा नहीं था, ये आर्थिक तौर पर भी पूरी दुनिया को कंगाल कर रहा था। और इसी कंगाली से बचने के लिए पूरी दुनिया ने, दुनिया के जो अपने आप को दुनिया को चलाने वाले कंट्रोलर माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये अनुरोध किया कि अब रहने दीजिए, नहीं आप भी कंगाल हो जाएंगे, हम तो कंगाल हो ही रहे हैं। तो सर मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम इस स्थिति को क्या समझें कि ये युद्ध मजबूरी में रोका जा रहा है या फिर वास्तविक तौर पर कोई पक्ष या कोई साइड हार चुकी है। देखिए, ये बात तो बहुत पॉइंट वाली है कि एक डेडलॉक को नहीं समझिए। मतलब ये अमेरिका इस बात को बोले कि हमने ईरान को कभी कंट्रोल कर लिया या ईरान हमारी बात मानने को तैयार हो गया, इस बात में इतना दम नहीं है। बल्कि इस बात में दम है कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। और स्थिति आपने सही कही कि जब खर्चा बढ़ता है तो सारे मुल्कों की हालत ख़राब होती है। अमेरिका हर दिन करीबन $1 बिलियन का खर्च कर रहा था इस युद्ध में, हासिल कुछ नहीं हो रहा था। मतलब 12 दिन के युद्ध में $16 बिलियन आपने युद्ध में झोंक दिया। उसके अलावा जो सैनिक हैं वो मेंटल स्ट्रेस में हैं, उनको लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, नेवल बेस पे रुकना पड़ रहा है। अमेरिका को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हटाना पड़ा हॉर्मुज के पास से। ये सारी चीज़ें जो लेकर, सबसे बड़ी बात अभी देखिए साउथ कोरिया की क्या हालत हुई। साउथ कोरिया के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ की सरकार ने बोला है आप लोग नहाना कम कर दीजिए और मोबाइल चार्जिंग कम कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी देश पर पड़ रहा है, खासकर साउथ कोरिया जैसे देश पे। और हाल में देखिए साउथ कोरिया से इन्होंने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था अमेरिका ने मांग लिया, जैसे वहाँ डेविड स्लिंग है जी, तो वो मांगा, तो इससे साउथ कोरिया खुद परेशान है। जब इस तरह का इम्पैक्ट पड़ने लगेगा देशों पर तो अमेरिका जैसे देश भी हिलने लगे। $200 बिलियन पेंटागन ने मांगा सप्लीमेंट्री। कांग्रेस को उस पर सैंक्शन, वो कांग्रेस उसका राजी होती है तो देगी। मतलब इतना बड़ा खर्च हो रहा है सिर्फ युद्ध में, क्या ईरान को समाप्त करने के लिए। और ईरान को क्या, ईरान तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। ऐसी हालत में जो गल्फ़ कंट्रियों को इतना नुकसान हो रहा है तो अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पहले तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि 36 घंटे के अंदर कि अगर हम हॉर्मुज को तुमने खाली नहीं किया तो हम कंट्रोल में ले लेंगे। अब ट्रंप साहब ऐलान करते हैं कि हम भाई 5 दिन के लिए युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उस पर सारे देश लोग एक राजी हैं कि भाई युद्ध टाल दिया जाए, दुनिया में संकट आ रहा है। अब ये खबर आ रही है कि मुस्तफ़ा खामनेई के साथ अमेरिका जो है समझौते के लिए तैयार हो गया। लेकिन ईरान ने उसमें एक क्लॉज बहुत बड़ा लगाया है कि जितनी बर्बादी अमेरिका ने की है उसका हर्जाना अमेरिका को ही देना पड़ेगा। तो बाकी गल्फ़ देश इसमें हर्जाना देते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन हाँ, सवाल जवाब इसका वही है कि जो जेब जलती है, जब खर्चा बढ़ता है तो सबको बैकफुट पर आना पड़ता है। तो सर इसका नाटो देश भी इसमें शामिल है, और ये भी खबर आ रही है कि इटली में भी कुछ चीजें हो रही हैं कि वहाँ की जो
मेलोनी साहिबा हैं, हाँ। प्रधानमंत्री साहिबा, उनकी भी सत्ता को पर एक तरह से डामाडोल हो रही है उनकी सत्ता। और ये जो चीजें हैं, ये क्या अमेरिका का एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका पक्ष है, जो उसके पीछे खड़े लोग हैं, उन्हीं पीछे खड़े लोगों ने ही उसे ये मजबूर किया है कि अब आप रोक दें, नहीं तो ये हमारे देश की भी राजनीति के लिए और दुनिया की पूरी राजनीति को बर्बाद करने की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो नेटो के जो देश हैं और जो यूरोप के देश हैं, उनको भी हॉर्मुज की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जॉर्ज मेलेनो का जो है अपने ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्पेन ने तो खैर मना कर दिया, स्पेन ने कहा कि हम बेस भी नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि श्रीलंका ने भी मना किया। लेकिन जो यूरोपियन देश हैं, उनको अभी तक लग रहा था कि हमारी तक आँच ये नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो हॉर्मुज वाला कंट्रोल वाला हिस्सा है, जो ये नया चैप्टर शुरू किया ईरान ने, और खासकर उसने ये कहा गया कि वहाँ माइंस बिछाई जा रही है, सी माइंस, जिसको जापान बोल रहा है कि हम हटा देंगे। लेकिन वो जो अगर चैप्टर वो बाकी रह जाता है, तो समझिए कि जो हॉर्मुज का एरिया है, इतना बड़ा डेडलॉक बनेगा कि उससे फिर यूरोप देश भी बच नहीं पाएगा, छूता नहीं रहेगा। खासकर कहा जा रहा है 10 to 20% जो उनका आयात हो रहा है, जो परिवहन हो रहा है, वो वहीं से हो रहा है। इसीलिए जो यूरोपियन देश है वो भी बोल रहे हैं कि भाई अब ट्रम्प के कहने पर क्यों आए, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि इजराइल को फ़ायदा था, तो अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, बदले में मिला किसी को कुछ नहीं। इजराइल की वजह से अमेरिका उस युद्ध में उलझा, इजराइल की वजह से पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इजराइल की वजह से पूरे नेटो कंट्री को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये सब लोगों को समझ में आ रही है बात, और इसी का नतीजा है कि हर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब देखिए जापान की जब पीएम वहाँ गई ट्रम्प से मिलने के लिए, जो पर्ल हार्बर वाला एपिसोड हुआ, जिसमें हमें ट्रम्प ने मजाक उड़ा दिया उनका कि पर्ल हार्बर के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई, और बाद में पूरे जापान में प्रदर्शन हुआ है उनके खिलाफ कि भाई आप करने क्या गए थे अमेरिका के बाद, ये बूट लेकिन मत कीजिए वहाँ पे। इस वजह से लेकर इन सारे देशों को जो वहाँ की लोकल जनता है वही उग्र हो रही है कि ये चल क्या रहा है। एक इजराइल देश की वजह से आप पूरे मतलब पूरे दुनिया को आप युद्ध में धकेल दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। इसलिए अब शायद ट्रम्प को भी ये बात समझ में आने लगी है कि उनका जो टैक्टिक्स है अब चलने वाला नहीं है। तो ये हम मान के चलें कि दुनिया का पूरा प्रेशर ट्रम्प साहब पर है, और जो यूरोपीय देशों में जो परिवर्तन की खबरें आ रही हैं, उन चीज़ों ने ट्रम्प को ये मजबूर कर दिया है कि अब वो उस डिसीजन को लें जो वो जिसे लेने में इतना लंबा समय उन्होंने लगा दिया। अब इसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरी दुनिया की राजनीति कितनी पिछड़ी है, इस पर थोड़ा बताएं आप। देखिए ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ट्रम्प का बैकफुट पर आना बाकी देशों के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज हैं उन्होंने जितना नुकसान उठाया, सऊदी अरब का आरामको फील्ड जल रहा है, तेहरान 80% बर्बाद हो चुका है, यूएई का जो पूरा ट्रैवल इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म हो गई है, उसका मार्केट क्रैश हो गया रियल्टी सेक्टर का। इन सब देशों को तो नुकसान उठाना ही पड़ा है। तो अब इनको एक कमबैक करने का मौका मिलेगा, एक राहत की खबर ये होगी। अगर हॉर्मुज खुल गया तो समझिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत हुई। भारत में भी देखिए ना, बात हो रही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। पाकिस्तान में रमज़ान पर रोक लग गई, 4 दिन की छुट्टियाँ हो गई, 4 दिन ही जाना पड़ेगा ऑफिस में। तो इस तरह से जब देशों पर इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये इससे कमबैक करना, और तो यही अब एक रास्ता बचता है, और ये ट्रम्प ही कर सकते थे अगर ट्रम्प युद्ध से पीछे नहीं हटते। ट्रम्प को भी देखिए पता था कि वो अब अगला कदम क्या है। ईरान में आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, ईरान में पूरे लीडरशिप खत्म कर दिया, आप बात किससे करने जाएंगे। आपको अगर ग्राउंड में उतरना होगा तो आप अफगानिस्तान की तरफ फंस जाएंगे, वहाँ इराक की तरफ फंस जाएंगे। तेहरान जो हॉस्टेज क्राइसिस था, जिसमें 1.5 साल तक अमेरिकी कॉन्सुलेट सब बंदी बनाए गए तेहरान में, 1979 में जो हुआ था, तो वही स्थिति अगर अमेरिका को डर है कि ईरान में कोई स्थिति दोहराई ना जाए, तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ के रिजीम चेंज करना है आपको। और अमेरिका को ये उम्मीद थी कि जो ईरानियन लोग हैं वो लोग सड़क पर उतरेंगे, क्रांति लाएंगे और खामनेई की मूर्ति तोड़ देंगे, और फिर जैसे सीरिया में हुआ या अरब अपराइजिंग में जिन देशों में हुआ, वही स्थिति उनको लग रहा था ईरान में होगा। ऐसा नहीं हुआ। लीबिया में अगर गद्दाफ़ी को मार दिया गया बाहर रोड पर निकाल कर, उसके बाद पूरी जनता ने उन्हें निकाल कर मारा ना, लिंचिंग की। उनको लग रहा था कि ईरान में कुछ ऐसा ही होगा, नहीं किया जनता ने, सरकार तो वैसे ही चल रही है उनकी। तो इसका ये एक मैसेजिंग है, एक नेगेटिव हो गया वो कि भाई ईरान में सत्ता परिवर्तन ग्राउंड पे ही जाकर आपको करना पड़ेगा, और सीआईए का नैरेटिव, सीआईए का जो प्लानिंग था वो एक तरह से फेल हो गई। तो अब इसका मतलब यही है कि दुनिया शायद फिर अगले आने वाले कुछ महीनों में फिर एक पटरी पर आ जाए, और शायद नुकसान ना झेल, जो नुकसान हो गया तो वो तो हो ही गया नुकसान, लेकिन स्थिति संभल जाएगी मुझे लगता है। मैं अपनी जनता को एक अमाउंट बता देता हूँ जो प्रेस में है अभी के टाइम पर। आप ये मान लीजिए कि 40 से 60 लाख
करोड़ रुपए, मैं भारतीय रुपए में आपको बता रहा हूं, इतने का नुकसान हुआ है। ये अनुमानित नुकसान है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि एक युद्ध कितना बड़ा नुकसान करता है। और ये सिर्फ एक तरह का ही नुकसान नहीं होता, राजनीतिक नुकसान अलग होता है, आर्थिक अलग, सामाजिक नुकसान अलग। और आने वाले समय में अब मिडिल ईस्ट में क्या चीज़ें बदलती हैं और मिडिल ईस्ट क्या परिवर्तन लेता है, ये तो आने वाले समय के पास जवाब होगा। यूरोप में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ही कि इटली एक ऐसा देश जहां पर लगता था कि नेतृत्व बहुत आसानी से एक कौशलवान महिला के हाथ में, लेकिन वहां पर भी सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये बताता है कि ये युद्ध एक युद्ध नहीं था, इस युद्ध ने कई सारे युद्धों को जन्म दिया है। इसी के साथ मैं यहीं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप कड़क को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे शो को भी जरूर अपना प्यार दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।